ज्योतिष के जिज्ञासुओं को मेरा नमन, अभिवादन, स्वागत। रविवार गूगल गोष्ठी हुई थी। दुर्भाग्य से उस गोष्ठी का लिंक कई जिज्ञासुओं को प्राप्त न हो पाया। एतदर्थ आज मैं उसका संक्षिप्त विवरण व्याख्या करता हुआ इसे आपके पास भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं मुख्य बिंदु ही लूंगा और मुख्य बिंदुओं में जहां जहां समझाने की आवश्यकता है उसका अधिक महत्व देते हुए उसका संक्षिप्तीकरण करूंगा। सबसे पहली बात, मेरा ऐप का नाम है एस्ट्रो एनर्जी। एस्ट्रो एनर्जी ग्रहों के प्रभाव के बारे में एक विशिष्ट उपकरण है। ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष में होता है, कई विधाओं से होता है। लगत से लेकर लहरी तक इसका शनय शनय विकास होता रहा। प्रारंभिक स्थिति में जब गणित नहीं था, सिद्धांत नहीं था, तो तिथियों का आंकलन भी आकाश में चंद्रमा की कलाओं को देखकर किया जाता था। आज अष्टमी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, चंद्रमा के प्रकाश के आधार पर यह प्रदर्शित होता था। धीरे धीरे सिद्धांतों का विकास हुआ और विकास होने के साथ साथ ही जन्म कुंडलियों का बनना प्रारंभ हुआ। ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में बताते हुए हम उनका विश्लेषण करने लग गए। आज 2-2.5 वर्ष से जिस प्रकार से हमारे ज्योतिष की विधाओं का विकास हो रहा है उसमें एक स्टिंगनेंसी, एक स्थायित्व, एक कठोरता, एक दृढ़ता इस प्रकार की आ गई है, एक जड़ता आ गई है जिसमें उसकी गति रुक गई है। उसका कारण यह है कि हमने आकाशीय पिंडों को एक तरफ रख करके खाली कागज के चार्ट का एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया। कागज का चार्ट ज़्यादा महत्व का नहीं है। आज ग्रहों की जो स्थिति है, उनकी बौछारें हमारे ऊपर जो पड़ रही है, उनके गुणधर्म जो हमें प्रवेश हो रहे हैं, उनका महत्व ज़्यादा है। उस महत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों के ऊर्जाओं के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। ध्यान रखिए कि ग्रहों की ऊर्जाएं पृथ्वी पर जो पड़ रही है उसका आंकलन हमने उसके नक्षत्रीय स्थिति के आधार पर किया है, राशियों के आधार पर किया। ये राशियां और ये नक्षत्र मात्र कोणीय दूरियां ही हैं और कोणीय दूरियों में क्या न्यूनता रह जाती है, क्या कमी रह जाती है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम एस्ट्रो एनर्जी रखा है और इसका मूल अवधारणा जो मैंने रखी है वह है ग्रहों की पृथ्वी से दूरी के आधार पर उनका प्रभाव जानना। और इस प्रभाव को जान करके मैंने इस पर काम किया है। काम वैसे मैं जन्मजात ज्योतिषी रहा हूँ, परंपरा से ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष की विधाओं को मैंने समझा है, सभी प्रकार की पद्धतियों को मैंने जाना है, चाहे वैदिक पद्धति हो, चाहे जेमिनी पद्धति हो, चाहे केपी पद्धति हो, चाहे विदेशी पद्धति हो, चाहे सेफ्रॉन की पद्धति हो, चाहे लियो की पद्धति हो, चाहे प्लूटो की पद्धति हो, चाहे टोलमी की पद्धति हो, उन सब पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया है। उसके बाद मैं इस निर्णय में पहुंचा था कि इसमें जो मूल कमी है उसके ऊपर कोई भी अद्यतन ज्योतिष, आज का ज्योतिषी काम नहीं कर रहा है। आकाशीय पिंडों को न तो देख रहा है, न उसकी गणनाओं के उसका ध्यान जा रहा है। इस कारण से उसके अंदर से वो जो तोड़फोड़ कर रहा है, वो तोड़फोड़ में अंधेरे में जैसे धूल में लठ चलाई जाती है वैसा कार्य कर रहा है। उस कार्य से ज्योतिष का लाभ कम और हानि ज़्यादा हो रही है। पाखंड ज़्यादा बढ़ रहा है, ज्ञान कम फैल रहा है। इस
को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि मैं इस पर काम करूं, और गत 5 वर्षों से मैंने इस पर काम किया है। मैं कुछ बिंदुओं को छोड़ देता हूं और मैं बता देता हूं कि ये मैंने लिखा है कि पंडित हरिश्चंद्र शर्मा द्वारा बनाया गया है। हरिश्चंद्र शर्मा का अर्थ हरिश्चंद्र शर्मा ये रहेगा या नहीं रहेगा ये पता नहीं है, परंतु जो सिद्धांत आगे चलते हैं, जो हम जैसे टोनबी को जान रहे हैं, केपलर को जान रहे हैं, न तो हम केपलर की शक्ल जानते हैं, न केपलर के व्यक्तित्व को जानते हैं, परंतु केपलर ने काम किया था और उसके आधार पर हम उस केपलर को हम जान रहे हैं। लगत को जान रहे हैं, आर्यभट्ट को जान रहे हैं, वारामिहिर को जान रहे हैं, लल्ल को जान रहे हैं, भास्कराचार्य को जान रहे हैं। उनको हम इसलिए जान रहे हैं कि उनके कार्य हैं, वो कार्य आज ज्योतिष के पन्नों पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह मेरा दीपक छोटा सा ही क्यों न हो, किंतु आने वाली पीढ़ी में ये ज्योतिष के पन्नों पर प्रकाश डालेगा। इसलिए मैं मेरा नाम उल्लेखित कर रहा हूँ। हरिश्चंद्र शर्मा जो शरीर में यहाँ उपस्थित है, यह हरिश्चंद्र शर्मा वरना होकर के यह वह अनुसंधान करता है जिसने ज्योतिष के पन्नों पर प्रकाश डालने का एक दीपक जलाया है। मैं इससे आगे चलता हूँ। अब इसकी कुछ विशेषताएं बताने के बाद मैं इसके बिंदुओं पर व्याख्याएं करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि यह सबसे पहले तो कोणीय दूरी पर आधारित है, और कोणीय दूरी पर आधारित होने के कारण ज़्यादा प्रभावी है। अब हम जानते हैं, मैं इस कोणीय दूरी को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ मैं इसमें दर्शाया गया है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य पृथ्वी की रेखा को मैंने संदर्भ रेखा मान लिया, यह संदर्भ रेखा है। तो हम देख रहे हैं कि ये क ख ग, क सूर्य है, क ये क है, ये ख है और ये ग है। ये 3 आकाशीय पिंड मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। इन तीनों की स्थिति को हम समझते हैं। अब ख, क और ख की स्थिति को इसके सापेक्ष समझेंगे तो इन दोनों का कोण समान है। क का कोण और ख का कोण समान है। ज्यादातर शुक्र और बुध में ऐसी स्थितियां आती है जहां शुक्र और बुध की कई स्थितियां एक समान होते हुए भी जन्मपत्री में एक जैसी दिखाई देती है। यहाँ भ्रांति पैदा हो जाती है। वो मैं स्थिति में समझाऊंगा अगले बार में। मैं यहाँ सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कोणीय दूरी का क्या महत्व है और उस महत्व को मैंने क्यों उजागर किया और उसके बारे में मैंने क्या अवधारणा मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत की है। तो ख और क की कोणीय दूरी समान होते हुए भी जब आंख से देखा जाएगा तो क और ख यहाँ है या यहाँ है हमें पता नहीं लगेगा कि क है या ख है। हम सिर्फ ये कह देंगे कि हमारा ये पर्टिकुलरली ये मान लो एल्फा मान लेते हैं। एल्फा कोण पर ये पृथ्वी से कोई यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ भी कोई होगा, तो ये सब एक ही लाइन में आने पर हमको लगेगा एक ही कोणीय दूरी है और सभी पिंडों का हम एक जैसा ही आंकलन करेंगे जो कि भ्रांतिपूर्ण है। ये आप सबको दिख रहा है। अब यहाँ देखिए ख और ग को देखते हैं। ख ग की कोणीय दूरी अलग अलग है, इसकी कोणीय दूरी अलग है, इसकी कोणीय दूरी अलग है। दोनों की ख की कोणीय दूरी यह है और ग की कोणीय दूरी यह है। तो ख और ग की कोणीय दूरी में डिफरेंट है, परंतु इनका रेखीय दूरी समान है। अब रेखीय दूरी समान होने का कारण इनके पड़ने वाले प्रभावों का प्रतिशतता में जो असर पड़ेगा वो लगभग समान होगा। इस प्रकार से यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क का प्रभाव कम होगा, ख का प्रभाव ज्यादा होगा, जबकि कोणीय दूरी समान है, एक जैसी है। जन्मपत्री में कुंडली में स्थिति एक ही दिखेगी, उतने राशि अंश कला विकला दिखेंगे और उतने ही राशि अंश कला विकला पर क भी है, उतने राशि अंश कला विकला पर ख भी है, परंतु क और ख का प्रभाव बराबर होगा, यह समझना गलत होगा। यह मेरी पहली अवधारणा है। इस पहली अवधारणा को समझते हुए मैंने वर्ष भर प्रतिदिन के हर ग्रह के
ग्रहों की पृथ्वी से दूरी के आधार पर आंकलन करते हुए यह बताया है कि आज इस ग्रह का प्रभाव इतना प्रतिशत है, कल इतना प्रतिशत रहेगा, परसों इतना प्रतिशत रहेगा, मेरे जन्म के समय में इसका क्या प्रतिशत था, मेरी दशा लगने के समय ये क्या प्रतिशत में था, मेरे वर्ष प्रवेश के समय यह क्या प्रतिशत में है, और कल मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस समय इसकी क्या प्रतिशतताएं हैं और कौन सी ऊर्जाएं आ रही हैं, किस प्रतिशतता में मेरे को मिल रही हैं, मैं किसका प्रयोग करूँ, किसका लाभ लूँ, तो मैं लाभ ले सकता हूँ। तो मैं अपने तिथियों को तय कर सकता हूँ कि आज का दिन शुभ है, आज का शुभ मुहूर्त है। खाली तिथि चंद्रमा के आधार पर, नक्षत्र चंद्रमा के आधार पर, योग चंद्रमा के आधार पर, इसी पर हमने जो मुहूर्त बनाए हैं वह भ्रांतिपूर्ण होने के कारण मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है। आगे जाने का रास्ता कहीं रुका हुआ नहीं है। हम एक बार खोलेंगे तो अगला द्वार खुला मिलेगा। इस प्रकार से कदम हम आगे से आगे बढ़ें और ज्योतिष की विधा को आगे से आगे निखार करके इसको ज़्यादा सटीक बना दें, तो हमारे ज्योतिषीय विश्लेषणों में गहराई आ जाएगी और हमारी उसकी जो समाधान है, जो हम विश्लेषण बता रहे हैं, उनका प्रतिशत अभी मान लो 60 होगा तो 80 हो जाएगा, 80% सत्य के पास हो जाएगा, जो पहले 60% के पास था। क्योंकि स्पष्टता न होने के कारण, उसमें धुंधलापन होने के कारण हम स्पष्ट विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोणीय दूरी का महत्व के साथ साथ मेरे कोणीय दूरी को छोड़ना नहीं है, इसके साथ साथ रेखीय दूरी की महत्ता को भी समझना आवश्यक है। और उसको समझते हुए मैंने इस ऐप को बनाया है। और उस ऐप का जो मुख्य बिंदु है, आज मैं इस बिंदुओं को ही ले रहा हूँ, बाकी बिंदुओं को मैंने छोड़ दिया है जिसका कोई विशेष महत्व तो है, परंतु मैं उसकी सार्थक स्थिति के लिए बताया गया था। अब मैं कोणीय दूरी के बाद मैं अगली स्थिति पे आता हूँ। ग्रहों की कोणीय दूरियां भ्रमित नहीं करती, भ्रमित कर सकती हैं पर वास्तविक रेखीय दूरी भ्रमित नहीं करती। इसमें स्पष्टता अधिक होती है। ये ज्योतिष का एक सक्षम उपकरण है, इसे समझिए। ये टूल है, ये टूल आपको सहायक है। जैसे आप मोटरसाइकिल है, कार है, आपका टूल है, आपको गति देते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज उससे फास्ट है, वो आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से आकाश को देखने के लिए हम मतलब हमारी नजर खराब हो तो चश्मा पहनते हैं, उससे अधिक चाहिए तो हम टेलीस्कोप देखते हैं, उससे अधिक चाहिए तो रेडियो टेलीस्कोप देखते हैं। टेलीस्कोप के भी कई प्रकार बन गए आकाश को देखने के लिए। और जैसे जैसे वो तकनीकी बढ़ती गई, हमने आकाशीय पिंडों को नजदीक से उनकी दूरियों को समझने के लिए, उनके अंदर से कई प्रकार के ग्रहों के प्रभावों को समझने के लिए हमारी विधाएं बहुत स्पष्ट होती चली गई। क्योंकि तकनीकी विकास के साथ साथ हमें भी विकास करना चाहिए। और हम ज्योतिष के जो प्राचीन ज्योतिष है उसकी विधाओं को ऐसे ही नष्ट न होने देने के लिए हमें यह आवश्यक होगा कि हम इस बात को ध्यान रखें कि इस उपकरण का प्रयोग करें। अलग इस उपकरण के प्रयोग करने के बाद हो सकता है कई नए उपकरण भी हमारे सामने उपस्थित हो जाएं। जब काम करेंगे तो हमें खोजेंगे तो मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, जवाहरात मिलेंगे, रत्न मिलेंगे। जो उस वसुंधरा के अंदर से हमें जो कुछ भी मिलेगा हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि इस कोणीय दूरियां भ्रमित कर सकती हैं, परंतु वास्तविक रेखीय दूरियां बहुत स्पष्ट, ये स्पष्टता होती है। इन स्पष्टता को समझते हुए आप ध्यान रखिए कि आपको जो शस्त्र मिल रहा है उसमें हर दिन का, हर ग्रह का कोणीय दूरी का स्थान पर रेखीय दूरी, लीनियर डिस्टेंस की जो दूरी है उस डिस्टेंस के आधार पर प्रभाव को बताया गया है। आप किसी भी दिन का ये प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं और तदनुरूप आप फल प्रदर्शन कर सकते हैं। कुंडली की आवश्यकता खत्म नहीं हो जाती, परंतु बहुत बड़ा शस्त्र हमारे सामने होने के कारण हम इससे बहुत कुछ बता सकते हैं। और उसको बताने का यत्न करते हुए यदि हम काम करेंगे तो हमारी विश्लेषणता में गहराई और पैनापन आ जाएगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो दर्शाई गई है वो कोणीय है, जो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। ये वैसा ही है जैसा जिसकी आंखें खराब और बिना चश्मे के देख रहा है, धुंधला सा दिखता है, दिखता नहीं ऐसा बात नहीं है, परंतु चश्मा जैसे ही लग जाता है तो उसको अच्छी तरह से दिखता है। तो अच्छी तरह से देखने के लिए ये आवश्यक है कि इसके साथ दूसरे उपकरण की आवश्यकता होगी, चाहे लेंस की आवश्यकता हो, चाहे और किसी टूल की आवश्यकता हो।
इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैंने मेरा ये टूल बनाया है। दूरी के आधार पर ऊर्जा का प्रभाव सर्वविदित है। ये तो बहुत ही समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आग का गोला हमसे 50 फीट की दूरी पर है और वो 10 फीट की दूरी पर आ जाए, तो निश्चित रूप से हम अग्नि के पास होने के कारण हमारे को अधिक ऊष्मा का प्रभाव प्राप्त होगा। यही हम यदि इसको 50 की जगह पर 150-200 मीटर दूर रख दें तो वो प्रभाव नगण्य हो जाएगा। और यहाँ से मान लो मैं उदयपुर बैठा हूँ और नादौरा में कोई अग्नि का कांड हो रहा है या अग्नि की ज्वाला उठ रही है, लपटें उठ रही है, तो उदयपुर में उसका प्रभाव नगण्य सा हो जाएगा। तो दूरी के आधार पर जो प्रभाव ऊर्जाओं का है यह सर्वविदित है। साथ साथ में ये भी है कि दूरी के आधार पर यह गुणोत्तर श्रेणी के रूप में घटता और बढ़ता है। तो जितनी दूरी कम होगी प्रभाव अधिक होगा, दूरी अधिक होगी प्रभाव कम होगा, दूरी कम होगी प्रभाव अधिक होगा। विलोम है, दूरी कम प्रभाव ज्यादा, दूरी ज्यादा प्रभाव कम। विलोमानुपाती है वो भी वर्ग के रूप में। तो यह बहुत स्पष्ट कथन है और इसके प्रयोग से, इसका जब हम प्रयोग करेंगे, इसके प्रयोग से हम हमारे विश्लेषणों में अधिक गहराई ला पाएंगे, यह निश्चित रूप से सिद्ध है। यहाँ मैं आपको यह बात समझाना चाह रहा हूं कि चंद्रमा जैसा मान्यताएं हैं और वस्तुस्थिति में क्या है, इसके अंतर को समझाने के लिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रभाव क्षीण होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है, और पूनम के दिन इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। किंतु हमने देखा होगा कि ज्वार भाटा अमावस्या के दिन भी आता है और पूनम के दिन भी आता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश नहीं आता हो, लेकिन उसकी गुरुत्वीय आकर्षण शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, उसके अन्य प्रकार की चैतन्य ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। उसके कई अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो पृथ्वी पर प्रक्षेपित हो रही है, पृथ्वी पर जिनका बौछार हो रहा है, पृथ्वी जिससे प्रभावित हो रही है वह कम नहीं हो रही है। तो उस प्रभाव को समझने के लिए प्रकाश के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा के जो प्रभाव हैं उनके लिए हमें यह आवश्यक होगा कि हम ये समझें कि उनकी पृथ्वी से दूरी कितनी है। अब मैंने ये 10 जून से लेकर के दिसंबर तक के अमावस्या और पूनम की चंद्रमा की दूरियों के आधार पर उनके प्रभाव को यहाँ प्रदर्शित किया है, जो मेरे ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगा। यदि आप ऐप खोलेंगे, उस तारीख का ऐप खोलेंगे तो चंद्रमा के प्रभाव आपको बता देंगे। वो प्रभाव इस प्रकार है, देखिए ये 10 जून अभी गया। 10 जून को चंद्रमा का प्रभाव 45.5% था। जून को पूनम है, आज 21 है, 22, 23, 24 को पूनम है और उसका मान हो जाएगा 95.8%, बहुत प्रभावी हो जाएगा। 10 जुलाई को अमावस्या है, ये 53.8% है। 24 जुलाई को ये 85.9% हो जाएगा। 8 अगस्त को अमावस्या और 22 अगस्त को पूनम है। 8 अगस्त को अमावस्या और 22 अगस्त को पूनम है। 8 अगस्त को इसका प्रभाव 62.3% है और 22 अगस्त को ये 76.1% है। यहाँ स्पेशली ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त के बाद 7 सितंबर को अमावस्या है। 22 अगस्त और 7 सितंबर की स्थितियों को समझे। 22 सितंबर और 22 अगस्त और 7 सितंबर लगभग आप देखेंगे कि दोनों का मान 76.1, 76.6 लगभग बराबर हो गया। यानी पूनम के दिन और अमावस्या के दिन, ये अगस्त और सितंबर, 15 दिन के अंतर में इनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं आया, बीच में अंतर आएगा
लेकिन उन दिनों पर कोई अंतर नहीं आया, तो ज्वार भाटा जो उठेंगे वो एक समान उठेंगे। ज्वार भाटा उठने के लिए ये जो प्रभाव है ये कितना अधिक है, उतने ज्वार ज्यादा उठेंगे। यदि ये प्रभाव कम है तो ज्वार कम उठेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हम देख रहे हैं कि 22 अगस्त का और 7 सितंबर का पूनम और दोनों का मान बराबर है। मैं इसके समझाने के लिए मैं एक बात और रखता हूं। इसको मैं स्पष्ट करने के लिए मैंने चित्र बनाया, मैं इसको समझा दूंगा। पहले इसको समझ लीजिएगा, पहले इस चित्र को समझ लीजिएगा कि 22 अगस्त और 7 सितंबर का मान बराबर है। उसके आगे चलेंगे। 20 सितंबर को पूनम में 65 हो गया, तो अमावस्या आगे की 86 हो गया। तो पूनम से अमावस्या का मान चंद्रमा का प्रभाव अधिक हो गया। अब धीरे धीरे चंद्रमा का प्रभाव अमावस्या की ओर बढ़ता जा रहा है, पूनम का घटता जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ 65 है, ये 53 हो गया, ये 44 हो गया। इस प्रकार से ये घटता घटता 44 पे चला गया और यहाँ बढ़ता बढ़ता 86, 80, 99, 90, 99.3% हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अमावस्या का चंद्रमा का मान प्रभाव अधिक हो जा रहा है, जबकि यहाँ प्रभाव कम होता जा रहा है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वह हम अमावस्या के दिन कम होगा और पूनम के दिन अधिक होगा। ऐसी जो अवधारणा है इसको हमको भ्रांति पैदा करने वाली है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए और जो वस्तुस्थिति है उसे समझते हुए आगे के कार्य करने चाहिए। और ये प्रभाव किस प्रकार होते हैं इसको मैं अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चित्र में मैंने यहाँ पृथ्वी बनाई है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। सूर्य पास में दिखाया हुआ है, ये बीच में एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब ये काफी दूर है। आप इसको ये पास में मत समझिएगा, चित्र में समझाने के लिए पास में रखा हुआ है। तो यहाँ मैं बात स्पष्ट कर दूं। अब ये जो सफेद बिंदु दिख रहे हैं, ये चंद्रमा यहाँ परिभ्रमित कर रहा है पृथ्वी को, पृथ्वी का परिभ्रमण इस तरीके से कर रहा है। अब वो यहाँ जब आएगा तो यहाँ सबसे कम दूरी होगी और यहाँ सबसे अधिक दूरी होगी। जो सबसे कम दूरी होती है वो 56 आर, 56 आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रेडियस का 56 गुना हमारे से ये सबसे कम दूरी पर होता है। और अधिक से अधिक दूरी होती है 64 आर, यानी पृथ्वी के अर्धव्यास का 64 गुना। मध्यम मान इसका होता है 60 आर। तो जो परिवर्तन होता है 4 इधर 4 इधर, यह परिवर्तन है। जो मध्यम मान है वह 60 आर है, यानी पृथ्वी के अर्धव्यास का 60 गुना दूरी चंद्रमा की है। अब चंद्रमा की अधिकतम दूरी 64 आर होती है और कम से कम दूरी 56 आर होती है। वो स्थिति ये और ये स्थिति है। अब ध्यान रखिए, यदि सूर्य यहाँ होगा, मैं सूर्य को घुमा रहा हूँ, जैसे ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, परंतु मैं इसको नहीं घुमा रहा हूँ, मैं सूर्य को घुमा रहा हूँ। अब सूर्य को घुमा रहा हूँ, सूर्य को अलग अलग स्थिति में ला दूंगा तो समझ लीजिएगा ये घूम रहा है। अब मान लीजिए मैं सूर्य को इस स्थिति में रखता हूँ यहाँ, तो यहाँ चंद्रमा होगा तो अमावस्या होगी, यहाँ पूनम होगा। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि पूनम के दिन मान ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा और अमावस्या के दिन कम होगा। परंतु यदि सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है और यहाँ अमावस्या है, तो इस अमावस्या का मान इस पूनम से ज्यादा होगा। दूरी के आधार पर प्रभाव चंद्रमा का ज्यादा होगा, यहाँ प्रभाव कम होगा। अब मेरा मानदंड क्या रखा है, जो कम से कम अधिक, जो अधिक से अधिक दूरी है, इस पे मैंने इसका प्रभाव 42% माना है। ये मेरी मान्यता है। और अधिक से अधिक 100% माना है। वास्तविक दूरियों में और मेरे अनुमानित दूरियों में थोड़ा फर्क पड़ता है। वैसे तो मैंने ग्रहों की वास्तविक दूरी निकाली हुई है, परंतु जो अधिकतम दूरी और कम दूरी है ये मान्यताओं के आधार पर मैंने मानी हुई है कि भाई इतने आर, ये एग्जैक्टली 64 आर होगी ऐसा निश्चित नहीं है। थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस के कारण मैंने इसको 60 आर मानते हुए किया है।
तो थोड़ा बहुत अंतर इसमें आ सकता है, आधा परसेंट 1% का, उससे अधिक अंतर नहीं आएगा। परंतु उस अंतर को नगण्य मानते हुए अपने प्रभाव को समझें। तो मैंने मिनिमम प्रभाव माना है 42%, अधिकतम प्रभाव माना है 100%। अब ये प्रभाव भी हर समय समान नहीं रहता, परंतु यहाँ समझिएगा जब ये पृथ्वी की दूरी अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी, हो सकता है कि ऐसी स्थिति आवे जैसे यहाँ पूनम है, यहाँ और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। इस स्थिति में पूनम और अमावस्या दोनों का मान लगभग बराबर आएगा। तो जिस समय पूनम अमावस्या का मान जो इसकी दूरी है समान दूरी होने पर समान आएगा, और ये हमेशा ही 100 तक पहुंचेगा ये भी आवश्यक नहीं है। तो इसका पता कैसे लगे, इसके लिए मैंने जो ऐप बनाया है, इस ऐप का जो प्रदर्शन है मैं कुछ दिनों बाद ऐप को दिखा कर उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा, और जिसका डेमोन्स्ट्रेशन होने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दिन कितना प्रभावी है। यदि आपके पास जब ऐप आ जाएगा तो उस ऐप में आप किसी भी दिन को उसमें सेलेक्ट डेट आता है, दूसरा आता है पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स, तीसरा आता है पंचांग। तो सेलेक्ट डेट, आप डेट कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट सेलेक्ट करते ही आपको डेट सेलेक्ट हो गई, डन कर दीजिएगा। फिर आप ग्रीन दबाएंगे यानी स्थिति पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट, तो पोजीशन ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा। पोजीशन ऑफ प्लैनेट के साथ उसके अंदर इसका प्रभाव भी लिखा होगा, ये 60 है, 65 है, 70 है, 80 है, जितना भी प्रभाव किसी भी ग्रह का उस दिन होगा वो भी उसमें प्रदर्शित होगा। उसके आधार पर मैंने ये आपको बताया है कि चंद्रमा का इस वर्ष का प्रभाव किस प्रकार से बदल रहा है। और इस बदलने में एक बात ध्यान रखिए, एक ने मेरे को पूछा था कि आपने 42 और ये 60 क्यों माना, तो ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं इससे, क्योंकि ये जो दूरी का जो अनुपात है इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि मिनिमम भी यदि होगा तो 42 होगा। और ये मेरी अवधारणा है, बिल्कुल 0 तो हो ही नहीं सकता, और उसको 20 और 15-20 मानना इसका कोई अर्थ नहीं है। तो कुछ 50 से थोड़ा कम, मैं 50 से थोड़ा कम लेकर के, आधे से थोड़ा कम लेकर के मैंने इसको 42 रखा है। ये प्रश्न का समाधान इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल जो मैंने गोष्ठी ली थी उस गोष्ठी में ये प्रश्न आया था। अब ये प्रभाव किस प्रकार होता है इसको भी आपको समझाने का मैं यत्न करता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि यह जब ये दूरी अधिकतम होती है तो ये मिनिमम 42 होता है। इसका ग्राफ बढ़ता बढ़ता इस प्रकार बढ़ता है, ये एक्स स्क्वायर 1/d स्क्वायर की तरह प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। डी बढ़ेगा, डी कम होगा ये बढ़ेगा, डी अधिक होगा ये घटेगा। इस प्रोपोर्शन से ये इस प्रकार है। मैंने लेकिन जो प्रभाव लिखे हैं उसको लीनियर कर दिया है समझने के लिए, क्योंकि पहला कदम है और पहली बार मैं इसको ऐप को डाल रहा हूँ। तो इस ऐप में मैंने जो डाला है, तो इस ऐप के माध्यम से आपको किसी भी दिन के ग्रहों की स्थिति का पता लग जाएगा, ग्रहों के प्रभाव का पता लग जाएगा, उस दिन का पंचांग पता लग जाएगा। 100 साल आगे का 100 साल पीछे का आप आसानी से याद कर सकते हैं। इतना बड़ा उपकरण आपको जो मिल रहा है, मैंने इसके चार्ज इसलिए रखे हैं क्योंकि जो मेरा छोटा बड़ा खर्चा आता है उसको निकालने के लिए मैंने रखा है कि जो 1100 रुपये जमा करा देगा गूगल पे हरिश्चंद्र के उसमें, मैं उसे ऐप दे दूंगा। और ऐप यदि आपके हाथ में होगा तो मैं जब समझाऊंगा तो आपको ऐप अधिक समझ में आएगा। वैसे मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कुछ दिनों बाद मैं देने वाला हूँ, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऐप किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि कुछ हमारे ज्योतिष के जिज्ञासुओं ने कहा कि आप यदि इसका डेमो दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो डेमो भी मैं देने वाला हूँ। अब कई बातें हैं कि बाकी ग्रहों के बारे में क्या है, चंद्रमा का तो मैंने समझा दिया, बाकी ग्रहों के बारे में मैं अगला जो चर्चा करूँगा उस चर्चा का रिकॉर्ड भी कर दूंगा ताकि आपको मैं ये दे सकूँ। तो मुख्य रूप से जो मैंने बताया कि ज्योतिष की विधा में अभी तक ग्रहों की दूरी के आधार पर प्रभावों का आंकलन नहीं हुआ करता था, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता था, भ्रांतिपूर्ण दिखाई देता था। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हरिश्चंद्र शर्मा ने जो काम किया है उस काम को प्रत्यक्ष रूप देते हुए यह प्रकट किया है कि ग्रहों का प्रभाव उनकी दूरी के आधार पर भी होता है, और वह प्रभाव को हम
आँख उससे आँख नहीं मूंद सकते, उसकी ओर हमको दृष्टिगोचर होना पड़ेगा, उसे हमें देखना पड़ेगा। यदि इस शस्त्र का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो विश्लेषण आज तक जो हम कर रहे थे, विश्लेषणों में जो कमियां आ रही थी, विषयों के हम जो अपवाद हैं जिसको हम योगायोग कहते हैं, 1000 योगायोग बना दिए तो 1000 योगायोग इतने अपवाद नहीं हो सकते। सिद्धांतों में ही कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर दी जाएंगे तो ये योगायोगों को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारकत्व को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी बातें हैं जिनको जो जबरदस्ती बनाई गई है, इसलिए बनाई गई कि हमको दिखता नहीं था स्पष्ट, इसलिए उसको ज्योतिष में डाला गया था। उन सब की आवश्यकताओं का पूर्ण विराम लग जाएगा और नया द्वार खुलेगा। नए द्वार खुलते ही आपको लगेगा ये नई दुनिया है, और नई दुनिया में विश्लेषण करने का जो हमारे आनंद आ रहा है वो बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। और मैंने तो किया है, आप भी करेंगे। कुछ कमियां रहती हैं, उन कमियों को भी समझाने का प्रयास करेंगे कि वो कमियां क्यों हैं, उसके बारे में तब समझ में आएगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे। मैं आपसे कृपा कर निवेदन करता हूँ कि आप इसे को स्थापित करें, 1100 रुपये जमा कराएं तथा इसको प्रयोग में लाएं। प्रयोग में लाने से आपको पता लगेगा कि यह कितना मक्खन है। आप अभी तक सूखी रोटी खा रहे थे, मक्खन वाली रोटी खा के भी देख लीजिए क्या आनंद आता है। आज मैं इस चर्चा को यहीं पूर्ण विराम दे रहा हूँ और फिर अगली चर्चा में बात करेंगे। नमस्कार।